है बच्चों, हम फिज़िक्स के इस चैप्टर से एक ऐसे कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर रहे हैं जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का फाउंडेशन है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड न सिर्फ क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जेई और नीट में 3-4 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इसी से बनते हैं। अगर आपने ये चैप्टर ठीक से समझ लिया तो आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डबल हो जाएगा। यही वो टॉपिक है जो आपको इनविजिबल चीज़ों को समझने की पावर देता है कि फोर्स कैसे लगता है बिना कांटेक्ट के, जो आपने क्लास 8th वगैरह में पढ़ा होगा, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स, उसके बारे में। फोर्स कैसे लगता है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहीं से सीखने को मिलेगी। आज हम इसे ज़ीरो से शुरू करेंगे। अगर आपने कभी फिज़िक्स में इंटरेस्ट नहीं लिया है तो प्रॉमिस अब आप लेना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको वो नज़र आएगा जो आंखों से दिखता ही नहीं है लेकिन दुनिया को चला रहा है लाइक अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम चीज़ों को शुरू करते हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मैं सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको लेक्चर अच्छे से देखना है। लेक्चर जो आपको देखना है वो रटना नहीं है। लेक्चर को, सिंपल सी बात है, फिज़िक्स के लेक्चर को रटना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। जैसे ही आप लेक्चर कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, है ना, क्वेश्चन भी होगा। तो अगर आप इतना समझ लेंगे, है ना, तो आपकी सारी जर्नी आसान हो जाएगी, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली बात यह है कि चैप्टर में क्या कहा जाता है, कोचिंग वगैरह में जब आप पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, मेरा एक जो बेस रहेगा वो ये रहेगा कि आपका जो क्लास 12th का बोर्ड है, आपका जो क्लास 12th का बोर्ड है ना, उसी के साथ साथ भी आप JEE और नीट की तैयारी करें। यानी एक बार ही पढ़ें और आपका ये तीनों चीज़ें डन हो जाए। जो भी लोग कर रहे हैं, है ना, यानी बोर्ड के साथ JEE और नीट, वो एक साथ डन हो जाए। तो हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए सबसे पहली बात हम चलते हैं। कई बार कोचिंग इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको इस चैप्टर का नाम मिलेगा। इस चैप्टर को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। पूरा का पूरा जो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 आपको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है, ये जो आप इलेक्ट्रो वर्ड देख रहे हैं, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, है ना, चार्ज। स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी। क्या होता है? स्टेशनरी। यानी इस पूरे चैप्टर में पहले तो आप ये समझ लो कि जो भी स्टडी आप करोगे, इस पूरे चैप्टर में जो भी आप स्टडी करोगे वो किसकी करोगे? स्टडी ऑफ चार्ज, है ना। सही बात है कि आप चार्ज की स्टडी करोगे, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो ये पहले ही अपने दिमाग में हो जाना चाहिए चैप्टर पढ़ने से पहले कि इस पूरे चैप्टर में आप चार्ज की स्टडी तो कर रहे हो रेस्ट पे, है ना। फिर अगले जब करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा जहाँ चार्ज मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, पहली चीज़, है ना। चलिए अब सबसे पहली बात कर लेते हैं कि चार्ज क्या होता है ना। तो नंबर 1 बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ द चार्ज। चलिए तो नंबर 1 बात कर लेते हैं, चार्ज क्या होता है। तो पहली चीज़, चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं? या तो बड़ा क्यू या तो छोटा क्यू, इसी से क्या करते हैं हम लोग, चार्ज को डिनोट करते हैं। तो चार्ज क्या होता है? सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी या प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। पूरी बातें लिखिए एकदम अच्छे से, एकदम डिटेल में 1 बाय 1 चलेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना। मैटर का मतलब जो भी बॉडी है ना। तो मैं मैटर और ब्रैकेट में लिख देता हूँ बॉडी, कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टी होती है ना, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो बहुत सिंपल टर्म में, मैटर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, है ना, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फॉर, अच्छा, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पूरा लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बी का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब यहीं से आप सीखते हुए चलिए, 1 बाय 1 चीज़ों को सीखते हुए चलिए। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज जो होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। क्या मतलब इसका है? मतलब ये है कि पहली चीज़, 3 चीज़ें होती हैं कि अगर ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज के बारे में बात करते हैं। अगर ये जो चार्ज है, पहला ए, अगर ये रेस्ट पे है, अगर ये चार्ज क्या है? रेस्ट पे है ना। और अगर ये चार्ज आपका मूव कर रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से, है ना। तो एक तो इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, एक बात आपको पता होगा, आप 9th में पढ़ा है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। और तीसरी चीज़ क्या आएगी कि अगर ये मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से,
और अगर इसके अंदर मोशन है, जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन है। तीन चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो क्या होगा, अगर वो चार्ज रुका हुआ है, जैसा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे क्या प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोड्यूस, है ना, यहाँ पे प्रोड्यूस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और अगर ये आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे भी क्वेश्चन आप PYQ में आए हुए हैं। और अगर ये एक्सेलरेशन से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा, मैग्नेटिक फील्ड भी देगा, और कभी आपने ज़िंदगी में नाम सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये भी आपको पता चल जाएगा, है ना। इतनी चीज़ें आपने पढ़ ली है। अब आते हैं करंट। दूसरी चीज़ जो आपको पढ़ना है, चार्ज की वजह से क्या आता है, आपने ये पढ़ा होगा, है ना, क्लास 10th के अंदर। चार्ज की वजह से क्या आता है, करंट आता है। चार्ज की वजह से करंट आता है। करंट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल I से। और ये होता क्या है, या कैपिटल I या कई बार स्मॉल I, है ना, दोनों से डिनोट कर देते हैं। जैसा ऐसा टॉपिक होता है उसी के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं। ओके, तो या तो इससे कर देते हैं या तो इससे। और ये क्या होता है, I इज़ इक्वल टू Q/T, है ना, जो आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जो आपका चार्ज है वो टाइम में कितने टाइम में फ़्लो हो रहा है उसे ही। अगर यहाँ से ध्यान से आप देखें, यहाँ से, है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए कि जब यहाँ से आप फार्मूला देखेंगे Q इज़ इक्वल टू I इंटू टी। अब यहाँ से बहुत ध्यान से देखें, SI यूनिट के बारे में बात करते हैं, है ना, यूनिट के बारे में बात करते हैं। और सबको पता होती है कि जो यूनिट होती है वो दो होती है ना, SI वगैरह सारी बातें करेंगे। तो हम SI यूनिट के बारे में जब बात करेंगे, पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, SI यूनिट के बारे में, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप ध्यान से देखें तो I की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर, है ना। I की यूनिट एम्पियर, इंटू टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो यानी एम्पियर इंटू क्या मिल गया आपको, सेकेंड मिल गया, है ना, 80। अब दूसरी यूनिट क्या होती है, जो इसकी स्पेशली यूनिट है, उसकी स्पेशली यूनिट है ये चार्ज की, वो होती है कूलाम्ब। क्या होती है, कूलाम्ब होती है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं। यही सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है कूलाम्ब के बारे में, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें एक कूलाम्ब क्या है, एक कूलाम्ब क्या है, तो जाहिर सी बात है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, है ना, यही क्या हो जाएगा आपका, एक कूलाम्ब हो जाएगा, है ना। एक छोटी छोटी और यूनिट आपको बता देता हूँ, कई बार आप पढ़ेंगे तो ताकि कोई भी चीज़ ना छूटे। CGS यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं हम, थोड़ा सा यूनिट CGS, SI यूनिट हो गई। अब हम थोड़ा सा CGS यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। ये वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको कुछ भी ना छूटे। CGS यूनिट में जब आप चलेंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी CGS यूनिट में आपको, चलिए मैं लिख देता हूँ। एक आपको मिलेगी ESU, है ना, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक आपको मिलेगा EMU, है ना, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम लिख लीजिएगा आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है ना, ये बात आपको है। अब यहाँ रिलेशन बताता हूँ, है ना, कई बार आपको देखने को मिलेगा, तो एक रिलेशन देख लीजिए। मैं वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि कोचिंग में भी आप कहीं मॉड्यूल कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपका कोई दिक्कत ना हो। चलिए बात करते हैं, एक कूलाम्ब इज़ इक्वल टू, है ना, ये एक्स्ट्रा है, फिर बता रहा हूँ आपको, लेकिन चूंकि हर जगह लिखा होता है इसलिए बता रहा हूँ। 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU होता है, पहली चीज़ एक। उसके बाद 1 EMU इज़ इक्वल टू 10 कूलाम्ब होता है ना, धीरे धीरे भी आएगा। तो 1 EMU इज़ इक्वल टू, अगर 10 कूलाम्ब है तो यानी 10 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 9 क्या बन जाएगा, ESU बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना। तो आपको देख सकते हैं इस तरीके से मल्टीप्लाई पूरा हो जाएगा, ठीक। अदर यूनिट, कई बार ऐसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, अदर यूनिट, क्योंकि आप केमिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं ना, तो अदर यूनिट की भी बात कर लेते हैं ताकि कोई भी बात ना छूटे। अदर यूनिट कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करते हैं। अदर यूनिट में पहली आएगी फैराडे, जो आप केमिस्ट्री में भर भर के यूज़ करेंगे या और भी जगह, फैराडे, है ना। तो जब फैराडे की बात करेंगे तो 1 फैराडे होता है, आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, 96,500। हालांकि एक्चुअल में क्या होता है 96,488 होता है, बट हम इसको 96,500 कूलाम लेते हैं। सेकंड आपका आता है 1 यूनिट चार्ज, 1 यूनिट चार्ज। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 एम्पियर
1 एम्पियर 1 घंटे के लिए फ़्लो हो रहा है, 1 एम्पियर 1 घंटे के लिए फ़्लो हो रहा है। अब बताइए है ना इसको कि अगर 1 एम्पियर 1 घंटे में है, लेकिन हमको तो सेकंड में चाहिए, क्या बन गया 3600 सेकंड बन गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3600 इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड, और एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होता है, कूलाम्ब होता है, यानी ये क्या बन गया 3600 कूलाम्ब बन गया। तो कितनी आसान तरीके से आपने सारी चीज़ों को पढ़ लिया है ना। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ यूनिट पे, इस पे आते हैं लास्ट है ना, टेबल बना देंगे हम। सबसे ज़्यादा सबसे कम कौन होता है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ यूनिट, कि यूनिट का क्या ऑर्डर होता है, यूनिट का क्या ऑर्डर होता है, किस तरीके से। सबसे बड़ा कौन होता है, 1 फैराडे होता है, ठीक। उससे छोटा 1 यूनिट होती है, जैसा कि अभी आप पूरा देख चुके हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, 1 EMU होता है, अभी आपने देखा। उसके बाद 1 कूलाम्ब होता है, और उसके बाद 1 ESU होता है। तो आपको एक कहानी कहीं ना कहीं ये मिल गया, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये पूरी बातें आपको मिल गई। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में, कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज के बारे में पूरा PhD जितना काम की चीज़ें वो सारी चीज़ें पढ़ लो। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इसकी क्या प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस कर लीजिए पहला, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी क्या है, स्केलर। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है, पहला स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये अब बताने की ज़रूरत है नहीं, है ना, कि अच्छा स्केलर क्या क्वांटिटी होती है। प्लस प्लस क्या करते हैं, ये सबको पता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो जो प्लस प्लस होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। जो माइनस माइनस होते हैं वो भी आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो प्लस माइनस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, चार्जिंग पे अभी मैं बात करता हूँ 1 बाय 1, कि अ बॉडी कैन बी चार्ज, जो आपकी चार्जिंग होगी, है ना, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ, ठीक। अच्छा टाइप एक और चीज़ यहाँ बता देता हूँ, टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है ना। टाइप में अगर आप देखेंगे ध्यान से, पूरी बात अगर करेंगे, 2 टाइप ऑफ चार्ज, स्केलर क्वांटिटी होती है, और 2 टाइप की हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप होता है, 2 टाइप चार्ज होता है। अगर यहाँ हम चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करें, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, जो हमारे काम आने वाला है ना। और यहाँ पे मैं चलिए अल्फ़ा की भी बात कर लेता हूँ, जो हीलियम +2 होता है ना, क्योंकि ये चीज़ें आपके काम आने वाली हैं, है ना। हालांकि आगे हमें पढ़ना है उसके बारे में। चलिए इस पे बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, अगर ध्यान से देखें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। इस पे क्या होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। यानी ये एक चीज़ यहाँ बहुत ध्यान से, अगर मैं इसको -E मानता हूँ तो मैं इसको +E मान लूँगा, बिल्कुल सही बात है, +E मान लूँगा। इस पे अगर चार्ज कितना होता है, अगर आपसे ध्यान से, +2 है, यानी इस पे 2 से मल्टीप्लाई करके +2E होता है। क्या होता है, +2E होता है ना। इतनी बातें आपको पता चल गई हैं, ठीक। ओके, अब अगला पॉइंट की तरफ आते हैं, कि बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है। चार्जिंग, है ना, एक बॉडी है, आप उसको चार्जिंग कैसे करेंगे, चार्जिंग कि बॉडी को, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला अभी तक के लिए, कि बॉडी को आप चार्ज कैसे, एक ही तरीका है। तरीका क्या है, एक ही तरीका बॉडी को चार्ज करने का, बॉडी को चार्ज करने का एक ही तरीका है, और वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को ऐड या रिमूव। आप चाहे इलेक्ट्रॉन को ऐड करिए और चाहे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करिए, एक ही तरीका है जिससे आप बॉडी को चार्ज कर सकते हो, है ना। चलिए सिंपल सी बात है, जैसे मैं हल्का सा बना देता हूँ फिगर, ठीक, एक बॉडी, ठीक, और ये पूरा फिगर आपको मिल जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखिएगा पूरी बात को, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। चलिए, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये वाली जो बॉडी अभी आपकी है ये न्यूट्रल बॉडी है ना, ये न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। अब आपने क्या किया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है ना, यहाँ से क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया, अगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है ना, तो
प्लस चार्ज इस पे आएगा, जाहिर सी बात है भाई इलेक्ट्रॉन गया माइनस गया, तो बॉडी पर कौन सा चार्ज आया? इलेक्ट्रॉन जब इस पे रिमूव करेंगे तो ये बॉडी बन गई पॉजिटिवली, कौन सी चार्ज हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई, पहली चीज़ है ना। अच्छा एक और चीज़ है ये भी न्यूट्रल, जब इसमें इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में ऐड होगा, जब इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो क्या होगा? ये पूरी बॉडी कैसी बन गई? निगेटिव, है ना। तो ये पूरी बॉडी कैसी बन गई? निगेटिव बन गई, ये पूरी बॉडी निगेटिव बन गई। तो ये न्यूट्रल बॉडी थी, ये भी कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है। तो आपको समझ में आएगा कि एक ही तरीका है चार्जिंग का, एक ही तरीका है, या तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करिए या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पे मास का क्या होगा, है ना। मास का क्या है, एक आइडिया लगाइए, मास का क्या होगा। तो जब इससे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो मास का क्या होगा? तो हम कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो मास क्या हो चुका है? डिक्रीज़। भाई जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास तो होता ही है, इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास होता है। अब अगर किसी को जानना है कितना मास होता है, हालांकि हमारे काम का है नहीं, ठीक है ना, बट मैं छोटा सा यहाँ पे लिख दूँ क्या? चलिए मैं छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत छोटकू सा, आप देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31, और ये किस में होता है? केजी। ग्राम में होगा तो अलग होगा, तो ये इसका मास होता है, ठीक है ना। और अगर आप प्रोटॉन का मास जानना चाहें तो प्रोटॉन का लिख देता हूँ यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻, ठीक है ना, -27 kg। ग्राम में लिखेंगे तो -24 हो जाएगा, है ना। और इसका जो मास होता है वो कितना गुना होता है? 4 मास ऑफ प्रोटॉन, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी 4 गुना होता है ना ये। चलिए तो मास डिक्रीज़ होगा, यहाँ पे मास क्या होगा? यहाँ पे मास आपका इंक्रीज़ होगा। क्या होगा? यहाँ पे मास आपका इंक्रीज़ होगा। तो ये बात आपको पता चल गई डिटेल में, है ना। चलिए अब आगे आते हैं, ये तो हो गया कि चार्ज, फिर है ना। अब समझिएगा अगला एक पार्ट आता है, हालांकि इसमें है बट मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, जो आपको रबिंग अलग से पढ़ाया जाएगा उसमें यहीं पे आपको बताऊँगा, ताकि चीज़ें फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट होता है, एक उसका नाम होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे बात करता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यकीन मानिए जब आप ये पूरा लेक्चर एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझिएगा, ये ए है ना, ये ए है, एक बॉडी आपके पास ए है, और यही एक बॉडी आपकी क्या है? यहाँ बी है। दोनों बॉडी को आप क्या कर रहे हो? रब। आप इसी दोनों बॉडी को, क्लास आपने 8th वगैरह में पढ़ा होगा, आप दोनों बॉडी को रब कर रहे हो। रब करने की वजह से क्या होगा? यहाँ से यहाँ, है ना, अभी बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? शिफ्ट, यानी ट्रांसफ़र होगा। शिफ्ट का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, एनसीईआरटी का एग्जांपल देता हूँ एक और। ये जो एग्जांपल अब मैं देने वाला हूँ आपको, एनसीईआरटी ने क्या एग्जांपल दिया है उसकी बात करता हूँ। चलिए, एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है आपको एक रॉड, है ना। एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया है आपको, एक आपके पास क्या है? ग्लास की रॉड है, एक आपके पास ग्लास की रॉड है, और ये रॉड समझिएगा, अच्छा उससे वेट, ये एक रॉड है आपको एनसीईआरटी ने दिया है, और ये आपका सिल्क है, ठीक है। ये रॉड है और ये है सिल्क। इन्होंने ये कहा कि जब आप इसको रब करते हैं, जब आपने इसको क्या किया? रब्ड, है ना, जब आपने इसको रब्ड किया है, अब रब करने के बाद क्या हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से यहाँ। अब बताइए, जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। तो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिल्क पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा, है ना। सिल्क ने इलेक्ट्रॉन गया तो, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया है ना, सिल्क ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर कौन सा चार्ज आया? ठीक है ना। अब यहाँ आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि जो भी चार्जेस हैं, जो आपको चार्जेस दिख रहे हैं, जो भी चार्जेस होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो भी चार्जेस होंगे वो क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट, है ना, इक्वल एंड अपोजिट। मैं देख लूँ मैंने कितना बनाया है, हाँ 4 दोनों में बनाया ना, 4 इसमें, 4 पॉजिटिव 4। तो ये पूरा कहानी क्यों भाई? जाहिर सी बात है, जितना इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन सिल्क लेगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और है, किस पर
चार्ज है ना, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर ग्लास रॉड ने ही क्यों दिया, तो किस पर पॉजिटिव किस पर निगेटिव, है ना। तो ये एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में हमेशा रहता है, सर किस पर पॉजिटिव आएगा, किस पर निगेटिव आएगा, किस पर पॉजिटिव और किस पर निगेटिव आएगा। तो जाहिर सी बात है आप देख कर नहीं बता सकते, तो यहाँ क्लियर मेंशन करिए कि आप देख कर नहीं बता सकते, आप देख कर नहीं बता सकते। तो सर कैसे बता सकते हैं फिर, है ना, अगर हम देख के नहीं बता सकते तो कैसे बता देंगे। ये डिपेंड ऑन, है ना, डिपेंड जिसे एक वर्क फंक्शन बोला जाता है, अभी बात करूँगा। डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिपेंड ऑन एक वर्ड यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने की चाहत, जिसके अंदर ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। या इसे दूसरे टर्म में बोला जाता है वर्क फंक्शन। क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन, ठीक है ना, वर्क फंक्शन। तो ये आपको पूरी बातें जिसको पता होगी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। वर्क फंक्शन पूरी बात हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ सिंपल सी बात है, फ्रिक्शन, दो ऑब्जेक्ट को जब आपको रब करोगे, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, है ना, ये इतनी बातें खाली आपको पढ़ना है ना। अच्छा किस पर पॉजिटिव आएगा किस पर निगेटिव आएगा, एक टेबल में बना देता हूँ अदर एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि अगर आप रब करते हो अदर एग्जाम्पल कि पॉजिटिव किस पर आएगा और निगेटिव किस पर आएगा, है ना, निगेटिव किस पर आएगा पॉजिटिव किस पे आएगा। जैसा आपने अभी बात कर लिया है कि ग्लास रॉड, है ना, जब ग्लास रॉड को आपने रब किया है किससे, सिल्क से, तो आपने देखा है ना, एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, जब आपने ड्राई हेयर को, आपने बचपन में किया होगा कि जो ड्राई हेयर है ना, और कॉम्ब, तो ड्राई हेयर और कॉम्ब को रगड़ते हैं, फिर कागज़ को चिपका लेते हैं। उसके बाद आप एग्जांपल याद कर सकते हैं ऊल, है ना, ऊल को जब आप रबर है ना, ऊल रबर या कई बार प्लास्टिक दिया होता है, इन सब पे आप रगड़ेंगे तो, है ना, ये रबिंग का एग्जांपल बता रहा हूँ। कैट स्किन, है ना, ये भी एग्जांपल आपने बचपन में देखा होगा, जब आप कैट की स्किन को रब करते हैं एक रॉड से, एबोनाइट, है ना, तब ऐसे ऐसे चार्ज आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग जाएगा किस पर पॉजिटिव आएगा और किस पर निगेटिव आएगा। तो ये चार्जिंग, एक चार्जिंग का आपने देख लिया किस तरीके से चार्जिंग हो रही है ना, बात समझ में आ गई। ओके, आगे बात करते हैं और थोड़ा सा, अब कुछ प्रॉपर्टी और है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। कि भाई और प्रॉपर्टी ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसके बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर हमारा 5, तो पॉइंट नंबर 5 जो बोर्ड के और नीड हर लिहाज से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एक चीज़ ये बोली जाती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। क्वांटा का मतलब क्या है समझिएगा, क्वांटा, एक एक बात को समझिए तब आपको बातें समझ में आए। दुनिया की हर वो क्वांटिटी क्वांटाइज कहलाएगी जिसकी एक मिनिमम सर्टेन वैल्यू है, बात समझ में आ गई, है ना। तो क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइज का मतलब मिनिमम सर्टेन वैल्यू, जिसकी एक मिनिमम सर्टेन वैल्यू होगी, है ना, मिनिमम सर्टेन वैल्यू, तो एक सर्टेन फिक्स वैल्यू होगी, कम से कम इतनी होगी, तो उसे क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड कहलाना है। जैसे चार्ज, है ना, जैसे हम बात करेंगे कि एग्जांपल देते हैं कि भाई चार्ज, तो चार्ज की जो स्मॉलेस्ट है, चार्ज की जो स्मॉलेस्ट है ना, चार्ज में जो मिनिमम है यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 1 इलेक्ट्रॉन है। वो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसकी है। इसी तरीके से जब आप आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं आप फोटोन, है ना, फोटोन, तो फोटोन की जो एनर्जी है यानी एक मिनिमम वैल्यू जो आपकी है एक, वो E = hν, यानी एक पैकेट या एक बंडल की जो एनर्जी होगी, है ना, वो भी क्या है, क्वांटाइज्ड है, यानी फिक्स होती है ना। तो 1, 2, 10 पैकेट, है ना, डेसिमल में नहीं होगी। तो यानी 2 शर्त है, तो क्वांटाइज्ड होने के लिए सिंपल सी बात है कि क्वांटाइज्ड होने के लिए 2 शर्त है, डेसिमल वगैरह में तो मामला हो, 2 शर्त है। पहली शर्त क्या है कि भाई इनकी एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप बता रहे हैं कि ये क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है तो एक स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको बतानी होगी क्या, हाँ इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है। दूसरा इंटीग्रल मल्टीपल, अब बात करते हैं क्या है इसका मतलब, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है ना, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी जो आपका Q = जो अभी देखिएगा ध्यान से,
जो आपका चार्ज Q इज इक्वल, चाहे छोटा Q चाहे बड़ा Q रखिए, वो NE है ना, ये अक्षरों से मतलब नहीं होता है, कई बार कई लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं ये। या अब समझिएगा, सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि देखिए n मस्ट बी इंटीजर, ये जो n है n मस्ट बी इंटीजर है ना, मस्ट बी इंटीजर। तो n क्या होना चाहिए, एक तो इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए है ना। अच्छा, इंटीजर का मतलब क्या होता है कि भाई +1 -1 है ना, ये भी हो सकता है, +2 -2 +3 -3 ये हो सकता है। फ्रैक्शन है ना, n जो कभी भी, चाहे आप फ्रैक्शन की बात कर लें, फ्रैक्शन की बात कर लें, डेसिमल की बात कर लें है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। आप फ्रैक्शन की बात करें या आप डेसिमल की बात करें, ये नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं, कई बार एग्जाम्पल में ऐसे दिया है, एग्जाम्पल में दिया है 4/2, अरे सर फ्रैक्शन आ गया, क्या आ गया, फ्रैक्शन। अरे भाई 4/2 भी होगा, क्यों, 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ऐसी चीज़ों का भी आपको ध्यान देना है ना, पहली चीज़। अच्छा, जो ई है, ई की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, जो ई है, ई की वैल्यू आपको हमेशा गिवन नहीं होगी, वो फिक्स होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो आपको ज़रूरत इतनी ही पड़ेगी। बात समझ में आ गई। चलिए, अब आपको ये देखना है कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन आपको सबसे पहला चीज़ ये पूछेगा क्या है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या 3.2 × 10⁻⁻20 कूलाम पॉसिबल है ना, चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा नहीं पॉसिबल है। तो पॉसिबल है, ये आपको बताना है। तो हमें तो कुछ आता नहीं है, हमने तो एक ही चीज़ पढ़ी है, और वो क्या पढ़ा है कि भाई हमें एक चीज़ पता है कि सर ने बताया था Q = NE, इतना हमको पता है। आपको दिया हुआ है Q, रख दीजिए 3.2 × 10⁻⁻20, बिल्कुल। उसके बाद n हमें नहीं पता, देखते हैं, और ये हमको पता है 1.6 × 10⁻⁻19, ये हमको पता है। अब हम यहाँ से n निकाल लेंगे, तो जो n की वैल्यू आएगी, रखिए 3.2 × 10⁻⁻20, उसके बाद आपका 1.6 × 10⁻⁻19। जब ये चीज़ ऊपर जाएगी, यानी ये पूरा 16 दूनी 32, यानी 2 × 10⁻⁻1, यानी 2/10। अब बताओ क्या 2.10 ये अलाउ है, नॉट अलाउ। सिंपल सी बात है, ये अलाउ ही नहीं है, नॉट अलाउड। इसका मतलब ये क्वांटिटी पॉसिबल नहीं, ये चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो नॉट अलाउड का मतलब नॉट एग्जिस्ट है ना, सिंपल सी बात है कि नॉट अलाउड का मतलब क्या होगा कि नॉट एग्जिस्ट। तो ये एग्जिस्ट ही नेचर में नहीं करता। तो आप तो एक तो ये निकाल सकते हैं, ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और आपको बताना है, न्यूट्रल, ठीक। अब एक चीज़ का आपको और ध्यान देना है, एक क्वेश्चन और कैसे बन सकता है उस पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने कहा अ न्यूट्रल बॉडी, बात को समझिएगा, अ न्यूट्रल बॉडी, अच्छा क्वेश्चन है, बॉडी इजेक्ट है ना, अ न्यूट्रल बॉडी इजेक्ट 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। देन फाइंड आउट चार्ज, देन फाइंड आउट चार्ज ऑन बॉडी। तो आपको बॉडी पे क्या निकालना है, चार्ज ऑन बॉडी। पहली चीज़ तो देखिए, अब पहली बात करते हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, इजेक्ट किया है। तो पहले ही बता दीजिए कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन क्या किया इन्होंने, इजेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन को निकाला है, क्या किया है, इजेक्ट किया है। तो बताइए इजेक्ट करने पे, निकालने पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो हमें पहले ही पता चल गया कि भाई इन पे कौन सा चार्ज आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। अब हमें तो एक ही चीज़ पता है, हमें तो एक ही चीज़ पता है, Q = NE है ना। अब लगा दीजिए, n की वैल्यू आपको दिया है 10⁻18 और e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है ना। तो आप यहाँ से जब देखेंगे ध्यान से, तो आपको क्या मिलेगा कि भाई 1.6 × 10⁻⁻1, यानी आप कह सकते हैं 0.16 कूलाम हमें मिलेगा। बात समझ में आ गई है ना। आगे एक टाइप का और क्वेश्चन बनेगा, उस पर बात कर लेते हैं। उस टाइप पे सारे टाइप की बात कर लेते हैं ताकि कोई और टॉपिक हमारा ना छूटे। कि अ बॉडी हैज़ है ना, देखिए ध्यान से, अ बॉडी हैज़
बॉडी हैज़, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटाइजेशन इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 5 कूलाम चार्ज, इस बॉडी के पास क्या है, 5 कूलाम चार्ज है और ये इजेक्ट कर रहा है, ये इजेक्ट कर रहा है 10 की पावर 19, है ना, वेट, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन ये इजेक्ट कर रहा है। तो आपको बताना है, ठीक है ना, नेट चार्ज, उसके बाद आपको फाइंड नेट चार्ज ऑन बॉडी, वही बात होगी कि फाइंड नेट चार्ज, नेट चार्ज बॉडी पे बताना है पहली चीज़, ठीक है ना। पहली चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है इस क्वेश्चन को, कि आपने ये देखा कि यार ये इजेक्ट, फिर से कि जब बॉडी इजेक्ट करेगी तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और कितना आएगा, Q इज़ इक्वल टू NE के बराबर आएगा, ठीक है ना, पहले ध्यान दीजिएगा। तो यानी आप यहाँ से देखेंगे ध्यान से, तो मल्टीप्लाई करिए, आपको हालांकि डायरेक्ट दिख रहा है बट ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यानी आपको कितना मिल गया, 1.6 मिल गया, 6 कूलाम मिल गया। अब बॉडी के पास पहले से आप ये देखिए कि भाई पहले से उसके पास कितना कूलाम चार्ज है, 5 कूलाम, है ना। तो नेट कितना हो जाएगा, नेट भाई बॉडी के पास पहले से 5 कूलाम चार्ज है और प्लस करेंगे कितना, और ये भी प्लस के अंदर है 1.6, यानी कुल कितना हो जाएगा, 6.6 कूलाम चार्ज हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, है ना। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देंगे, अल्फ़ा पार्टिकल को आपके बारे में अल्फ़ा पार्टिकल पता है ना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको मिल जाएगा बहुत अच्छा, तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अल्फ़ा की हमने बात कर ही लिया था, तो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, सारी वेराइटी कर लो ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में जानते ही हो, तो पहले ही बता दिया कि 10 की पावर 10 अल्फ़ा पार्टिकल, अभी देखना कितना मस्त क्वेश्चन है, 10 की पावर 10 अल्फ़ा पार्टिकल आर इजेक्टिंग फ्रॉम बॉडी, आर इजेक्टिंग फ्रॉम बॉडी, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करो जो दिक्कत ही ना हो। इजेक्टिंग फ्रॉम बॉडी पर सेकेंड, कि पर सेकेंड इतने अल्फ़ा निकल रहे हैं, आफ्टर हाउ मच टाइम, क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम बॉडी विल एक्वायर, है ना, बॉडी विल एक्वायर, बॉडी विल एक्वायर -4.8 नैनो कूलाम चार्ज। अब ये क्वेश्चन देखो कितना अमेजिंग क्वेश्चन है, ये सबसे वीआईपी क्वेश्चन है, वीआईपी लॉज के अंदर आएगा ये, है ना, समझना। एक तो पहली चीज़ ये है कि बॉडी इजेक्ट कर रही है, सबसे पहला एक तो क्या क्या दिया हुआ है भैया, पहले अल्फ़ा पार्टिकल दिया है, उसके बाद बॉडी इजेक्ट कर रही है, पर सेकंड आपको दिया हुआ है, उसके बाद नैनो दिया हुआ है, तो बड़ा मसला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे टैकल करना है उसकी बात करते हैं, ठीक है ना, उसकी बात करते हैं सॉल्यूशन। तो बार बार पेंसिल क्यों बंद हो जाए, चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना भाई, ये पेंसिल बंद हो जा रही है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन कैसे करना वो देखिए। सॉल्यूशन ये हमको तो एक ही चीज़ पता है कि Q इज़ इक्वल टू NE, है ना, N कभी छोटे में कभी बड़े में कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको किया क्या, चार्ज कितना आना है, 4.8 इंटू 10 की पावर, नैनो का मतलब क्या होता है, -9। तो ये पहली चीज़ तो आपको ये देखना है, नैनो, तो नैनो का मतलब -9 होता है। NE, अब खुद अंदाज़ा लगाइए इलेक्ट्रॉन कितना निकल रहा है, 10 की पावर 10 एक सेकंड में, तो 10 की पावर 10, अब हमको तो टाइम से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि भाई हमको टाइम, एक सेकंड टाइम ही निकालना है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया टाइम से क्योंकि हमें टाइम चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे जो चार्ज की बात हो रही है, इस बार कौन सा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस बार अल्फ़ा है, और अल्फ़ा पे डबल चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है बताया था, डबल चार्ज होता है, अल्फ़ा पे डबल चार्ज होता है। तो इतनी बातें आपको पकड़ना था। तो यहाँ से आपको टाइम की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे, टाइम की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए, तो 1.5 सेकेंड कैलकुलेशन आपके ज़िम्मे है, तो ये 1.5 सेकेंड आ जाएगा। इसलिए तो यानी वो टाइम से, भाई पर सेकंड कितना निकलना था, 10 की पावर 10, तो आप टाइम से मल्टीप्लाई, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, उतने में आएगा, तो यानी टाइम से मल्टीप्लाई करना था। ये क्वेश्चन इसलिए सबसे अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और जो केमिस्ट्री से आपका लिंक है, उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिर से। देखो कितने क्वेश्चन, कितनी वेराइटी के मैं आपको करवा दे रहा हूँ। फाइंड आउट, है ना, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
समझना, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 44 ग्राम CO2। इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या केमिस्ट्री है, सॉल्यूशन क्या है, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, मोल। और मोल क्या होता है, सबको पता होता है ना, मास यानी मोलर मास पूरा मास और मॉलिक्यूलर वेट। मास कितना दिया है 44 ग्राम, और CO2 का भी आप निकालेंगे कितना आएगा 44, है ना। तो ग्राम, तो यानी कितना मिल गया आपको, 1 मोल। कितना मिल गया, 1 मोल मिल गया। और सबको पता होता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na। कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na मॉलिक्यूल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक, पहली बात। अब आपको ये देखना है कि CO2 के अंदर, भाई CO2 के अंदर कि एक मॉलिक्यूल में, CO2 में एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना। एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो जाहिर सी बात है कार्बन के अंदर 6 होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर 8 होते हैं, और ऑक्सीजन 2 है, यानी 22 इलेक्ट्रॉन हैं। और मॉलिक्यूल अपने पास कितने हैं CO2 के, अपने पास CO2 के 2, एक CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन है। और मेरे पास ऐसे कितने CO2 हैं, NaCO2 हैं, यानी 22 इंटू Na। और Na की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 22 इंटू 6, है ना, 0.023 जो भी लेते हैं, इंटू 10 की पावर 23, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ तक की पूरी कहानी होती हुई है ना। अगला पॉइंट अपना आता है, पॉइंट नंबर कौन सा है, जो भी पॉइंट नंबर देख लेता हूँ। अगला पॉइंट नंबर 6, इतने सारे क्वेश्चन हो गए आपके। तो पॉइंट नंबर 6, और पॉइंट नंबर 6 क्या है आपका, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये अगला पॉइंट है। चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज क्या होता है, कंजर्व, यानी टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम, यानी एनी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पूरा लिखते हैं पहले कि टोटल चार्ज की बात कर रहा हूँ, पूरे यूनिवर्स, है ना, ठीक। टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, एनी आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो टोटल चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो ऑलवेज कंजर्व होता है। ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व। तो ऑलवेज कंजर्व होता है पूरा का पूरा चार्ज, ये आपको ध्यान देना है। यानी ना पैदा कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। तो ये बात आप लिख लीजिए यहाँ पे कि ना ही चार्ज को पैदा किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय। तो क्या कर सकते हो, अभी आपने पढ़ रखा है, ना पैदा कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हो, आप चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हो, इतनी बात आप कर सकते हो। पूरे यूनिवर्स का, है ना, पूरे यूनिवर्स का, एस सी वर्मा बुक में लिखा हुआ है कि ये बात पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज है, पूरे यूनिवर्स का टोटल चार्ज, है ना, पूरे यूनिवर्स का जो Q टोटल है वो क्या है, कांस्टेंट, है ना। ये प्रूफ कहाँ लिखा हुआ है, ये प्रूफ लिखा हुआ है HC वर्मा। कौन सी बुक है भाई, सबको इसके आगे मुझे प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, HC वर्मा में ये बात लिखी हुई है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, चार्ज इज़ इनवेरिएंट, है ना, 1 बाय 1 और बात करते हैं। अगला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। पॉइंट नंबर 7, चार्ज इज़ इनवेरिएंट। इस बात को भी समझिए पहले कि चार्ज इज़ इनवेरिएंट, चार्ज इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब क्या है, जो वैरी नहीं करता, है ना। इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि जो वैरी नहीं करता। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, तो यानी ये वैरी नहीं करता। तो चार्ज इनवेरी मतलब ये वैरी नहीं करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर तो क्या वैरी क्या करता है, सिंपल सी बात है, कितनी भी स्पीड से, यानी आप, मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग, कि जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज़ मूविंग विद स्पीड, है ना, विद स्पीड c/100। c का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो बताइए उसका चार्ज क्या रहेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वही रहेगा। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है,
चेंज नहीं होगा, चार्ज क्या रहेगा, वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वही रहेगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, सेम चार्ज रहेगा। तो चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, कि चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, है ना, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक, मॉडर्न फिजिक्स में जब जाएंगे आप, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि मास डिपेंड ऑन स्पीड। ठीक है ना, तो यहाँ आप साइड में इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं, है ना। बार बार पेंसिल बंद हो जा रही है यार, क्यों। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं हल्का सा बना देता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखूँगा, हल्का सा लिखूँगा कि मास डिपेंड ऑन स्पीड। जब आप मॉडर्न फिजिक्स में जाएंगे तो एक फार्मूला में भी आपको पढ़ाया जाए, है ना। यहाँ हल्का सा बताता हूँ यहाँ पे कि 1 माइनस v² अपॉन c², ये आपको पढ़ा जाएगा। यानी जो मास है वो डिपेंड करता है स्पीड पे, है ना, ये रेस्ट मास होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, कुछ लोग कहेंगे अरे सर हम भी तो मूव करते हैं। भाई कंपेरेबल होना चाहिए, मतलब c के कंपेरेबल होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, तो हमारा है, जहाज़ का है, तो उतनी स्पीड नहीं होती है। तो यानी मास यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो मास है डिपेंड ऑन स्पीड, डिपेंड ऑन स्पीड, है ना। और स्पीड भी कैसी होनी चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। कैसी कंपेरेबल होना चाहिए, है ना, जैसे c/100, c/10, c/5, है ना, डिपेंड ऑन स्पीड। तो ये बस इतनी सी बातें आपको बतानी थी और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी बातें आपसे हो गई हैं, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान अगर आप देंगे, ठीक, कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आ गया है ना। जैसे एक क्वेश्चन ये वाला था आपका, हाँ, Na इतने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब अगर इतने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, एक तो आपको बताना था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से क्वेश्चन और क्या बन सकता है, क्वेश्चन, ताकि मैं उसको भी यहीं साइड में कर देता हूँ। क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई चार्ज बताओ। अब इतने में चार्ज बताओ, यानी पहला पार्ट ये हो गया, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पार्ट इसका हो सकता है कि भाई आप चार्ज बताइए, टोटल चार्ज, है ना, टोटल चार्ज बताइए। ठीक, टोटल चार्ज बताइए, इतने में कितना आएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, Q इज इक्वल टू NE, है ना, Q इज इक्वल टू NE। और आपके पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, N तो आपके पास आ चुका है, तो मल्टीप्लाई आप कर देंगे। बात समझ में आ गई ना। इस तरीके से आप इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपसे कोई पूछा जाए। वैसे तो न्यूट्रल है, बट चार्ज पूछा है तो आप बताएंगे, है ना, कोई चीज़ आगे। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, एक प्रॉपर्टी और होती है आगे। इतनी बातें, हर चीज़ देखो, यहाँ से क्वेश्चन 7 नंबर, है ना, ये सारे पॉइंट आपको पढ़ा दे रहा हूँ। पार्ट नंबर 8, चार्ज इज ऑलवेज, जैसे बात करिए 1 by 1, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, एसोसिएटेड विद मास, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप पकड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जैसे मैंने ये कहा कि ए मेरा क्या है कि मास डज नॉट इक्वल टू 0, कि मास भी 0 ना हो और चार्ज भी 0 ना हो, है ना, यानी मास हो और चाहिए। ऐसे ही लिखा होता है, इसे जानबूझ के लिख रहा हूँ। तो कैसे भाई, इलेक्ट्रॉन पे देखो मास भी होता है और चार्ज भी होता है ना। या आप प्रोटॉन को देख लो, मास भी होता है, चार्ज भी होता है। या एनी चार्ज पार्टिकल, है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल, भाई जाहिर सी बात, पार्टिकल है तो मास है और चार्ज है तो चार्ज है, तो एनी चार्ज पार्टिकल। पहली बात हो गई, है ना, एग्जाम्पल के साथ आप याद रखिए। दूसरा ये है कि मास डज नॉट इक्वल टू 0, यानी मास तो है बट चार्ज नहीं है। जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन का मास तो होता है लेकिन उस पर चार्ज नहीं होता है। या एनी न्यूट्रल बॉडी, है ना, जैसे हम सब मान लीजिए हैं न्यूट्रल हैं, तो यानी हमारा मास तो है लेकिन कोई भी चार्ज नहीं है ना। तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरी बात क्या है कि मास भी 0 हो, यानी मास तो 0 हो और चार्ज भी क्या हो, 0। अरे सर ये क्या हो गया, मास 0, ऐसा क्या हो सकता है। तो आप आने वाले वक्त में पढ़ेंगे आप मॉडर्न फिजिक्स के अंदर फोटॉन, जिसका रेस्ट मास कितना होता है, 0। अब आते हैं चौथे पॉइंट में कि मास तो 0 हो, मास तो 0 है और चार्ज उसके पास हो। मास हो ही ना लेकिन चार्ज हो, तो भैया ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं, है ना। तो ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी इससे, ठीक। अच्छा, एक पार्ट और आता है आपका, कुछ चीज़ें थोड़ी सी और पढ़िए, क्वार्क थ्योरी, है ना, ठीक। या उससे पहले एक चीज़ पढ़ा देता हूँ, स्पेसिफिक चार्ज, 8 पॉइंट नंबर 9, तो ये भी
कहाँ आपसे पूछा गया है बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 1 में आप क्वेश्चन नंबर जब 13 पे जाएंगे एक्सरसाइज में, तो वो स्पेसिफिक चार्ज उसने बोल दिया है। अब बताइए ये, अच्छा उसमें Q/m बोला, सॉरी, तो स्पेसिफिक चार्ज वही होता है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है, कई बार हो सकता है आपसे पूछ ले ये, है ना, तो वहाँ Q/m मेरे दिमाग में वही था, Q/m। तो Q/m का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक चार्ज। कभी भी अगर आपसे पूछे स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, तो आप तुरंत बताइएगा कि Q/m उसे बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज को। ठीक है ना, ठीक। अच्छा एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट लास्ट, उसके बाद ये टॉपिक खत्म पूरा। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, कई बार आपको पढ़ने को मिल जाएगा, है ना, क्वार्क, क्वार्क थ्योरी, कई बार आपको पढ़ने को मिल जाएगा क्वार्क थ्योरी, क्वार्क थ्योरी मिल जाएगा, यानी वेरी स्मॉल लाइफ स्पैन होती है, स्मॉल इसमें, है ना। चलिए, तो क्वार्क थ्योरी क्या है कि भाई इनका पहली बात तो वेरी स्मॉल लाइफ स्पैन है, इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार लिखा मिल जाता है, वेरी स्मॉल लाइफ स्पान इनका होता है। स्मॉलेस्ट यानी स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल, स्मॉल एलिमेंट्री पार्टिकल, है ना। अभी तक ये बुक वगैरह में बहुत कम आया है, बट आपको देखने को मिल जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। अच्छा क्वार्क में दो होते हैं, अगर आप क्वार्क में ध्यान देंगे, क्वार्क थ्योरी में दो लोग होते हैं, एक आपका होगा अप क्वार्क, एक अप क्वार्क होता है, अप क्वार्क जो होता है +2/3e, है ना, ऐसा कुछ। और एक आपका होता है डाउन क्वार्क, और डाउन में होता है -e/3। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर जब हम प्रोटॉन की बात करेंगे ना, हालांकि हमको ये बताया गया है ना, अभी तक ये पढ़ाया गया है, ये बताया गया है कि सबसे इस इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा होता है ना, चार्ज के मामले में। तो प्रोटॉन पे क्या होता है, +e होता है ना, प्लस बताया था, इसीलिए सारी चीज़ें, यानी 2 अप मिल जाएंगे +1 डाउन, तो देख लो, ऐड करके देख लो आप, तो आपका ई आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे, है ना, न्यूट्रॉन, जब हम, अच्छा इलेक्ट्रॉन का तो है, जब हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे उस पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो यानी आप एक अप वाले को मिला दो और 2 डाउन वाले को मिला दो, ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट आपका पूरे तरीके से जितना आपको चाहिए मैंने हर तरीके से बता दिया है, कुछ भी आपका नहीं छूटा है ना, सारी बातें आपकी हो गई हैं, ठीक। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को अगर पसंद आया है कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। फिर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि चार्जिंग इंडक्शन से कैसे होगी।